गाजा में हमास की ओर से लगातार एक के बाद एक भीषण हमले कर महिलाओं से लेकर मासूम बच्चों तक की जान ली जा रही है। लेकिन इस बीच हमास की ओर से एक के बाद एक कुल 10 हमलों से इसराइल को बुरी तरीके से दहला दिया गया। हमास के इसी हमले में न सिर्फ इसराइल के कई शहर दहल गए, बल्कि उसकी हवाई रक्षा कवच प्रणाली की भी पोल खुल गई। जी हाँ, जिस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर इसराइल पूरी दुनिया में मशहूर है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम की वो हमेशा दाद देता रहता है, उसी एयर डिफेंस सिस्टम की हवाई हमले में ही पोल खुल गई है। दरअसल हमास ने कहा कि उसने गाजा में नागरिकों के इस्राएली नरसंहार के जवाब में रविवार को इसराइल के दक्षिणी शहरों पर रॉकेटों की बौछार कर डाली थी। हमास की ओर से इसे सफल करार दिया गया, तो दूसरी ओर इसराइल की सेना ने कहा कि तकरीबन 10 रॉकेट दागे गए, लेकिन उनमें से अधिकांश को सफलतापूर्वक रोक लिया गया। इसराइल के चैनल 12 ने दक्षिणी शहर अश्कलोन में सीधे हमले की सूचना भी दी थी। भले ही इसराइल ये कह रहा हो कि उसने हमले को रोक दिया, लेकिन वीडियो जो इसराइल से आ रहे हैं वे इन दावों से ईतर पोल खोलते नजर आए। हमले के बाद इसराइली आपातकालीन सेवाओं की ओर से एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि छर्रे लगने से घायल एक व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है और टीमें गिरे हुए रॉकेटों के स्थानों पर जाकर पड़ताल भी कर रही हैं। इसराइली आपातकालीन सेवाओं द्वारा प्रसारित वीडियो में दिखाया गया कि शहर की सड़क पर टूटी हुई कार की खिड़कियों और मलबा बिखरा पड़ा था। इस बीच गाजा के स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि रविवार को गाजा पट्टी में इसराइली सैन्य हमलों में कम से कम 39 लोग मारे गए। रॉकेट फायरिंग के तुरंत बाद इसराइली सेना ने एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें मध्य गाजा पट्टी के डीर अल बलाह शहर के कई जिलों के निवासियों को पहले रॉकेट फायरिंग का हवाला देते हुए अपने क्षेत्रों को छोड़ने के लिए चेतावनी जारी की थी। गौरतलब है कि इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का पहला चरण 15 महीने के युद्ध के बाद 19 जनवरी को लागू हुआ, जिसमें लड़ाई बंद करना, हमास द्वारा बंधक बनाए गए कुछ इसराइली बंधकों को रिहा करना और कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का मामला आया था। पहले चरण के साथ दोनों ने यह आदान प्रदान भी किया, लेकिन अगले चरण से पहले ही इसराइल पर आरोप लगा कि उसने शर्तों को मानने से साफ तौर पर ही इनकार कर दिया। इससे एक बार फिर से युद्ध भड़क गया। फिलहाल गाजा से इस्राएली सेना का साफ संदेश है कि वे वहां से छोड़कर कहीं और चले जाएं या फिर जितनी जल्दी हो गाजावासी अपना शहर छोड़कर विस्थापित हो जाए। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि गाजा में इस्राएली हमले में 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस्राएली आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इसराइल में हजारों हमासियों द्वारा इसराइल में चल रहे एक त्योहार से लोगों का अपहरण किया गया और वहां पर रॉकेट और मिसाइलें दागी गई थी, जिसके बाद IDF ने अपना आक्रमण शुरू किया, जिसमें 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर अपहरण कर लिया गया था। महीनों से चल रही जंग की आग में धधक रहा मिडिल ईस्ट या पश्चिमी एशिया एक और जंग के मुहाने पर खड़ा दिख रहा है, या यूं कहें कि आने वाली लड़ाई के लिए बस अपने दिन गिन रहा है। ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि ये साफ दिखता है ईरान और अमेरिका के बीच हुए हालिया वाकयातों से। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को लेकर जो आक्रामक रवैया अपनाया है, जो बयान एक दूसरे के लिए दिए हैं, उससे समझा जा सकता है कि नफरत किस हद तक बढ़ गई है। कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर जौहरी हथियारों पर समझौते के लिए वो बातचीत के लिए नहीं माना तो इसका उन्हें बुरा अंजाम भुगतना होगा। ईरान इस धमकी से और ज्यादा खफा हो गया और उसने साफ कह दिया कि धमकी और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। इसके बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी फौज की मौजूदगी को बढ़ाया और कहा जा रहा है कि वो ईरान के हमसाया मुल्कों यानी पड़ोसी देशों में मौजूद अपने मिलिट्री बेसों में घातक हथियार पहुंचा रहा है, जिसकी ताज़ा मिसाल ये है कि अमेरिका ने ईरान के नज़दीक B-2 बॉम्बर तैनात कर दिया है। इसके अलावा ईरान के दक्षिणी हिस्से में एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर दिया गया है, यानी अमेरिका ईरान को घेरने की संभावित कोशिश कर रहा है। अब जंग की संभावना बन रही है तो इसके लिए ईरान ने भी कमर कस ली है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हाल ही में तबरीज से 140 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में एक नया रडार सिस्टम लगाया जिसका नाम गधीर है।
इसके अलावा ईरान ने बॉर्डर पर इसी तरह के कई रडार सिस्टम लगा दिए हैं। ये फारस की खाड़ी के तट पर तैनात किए गए हैं। हालांकि ईरान के लिए गधीर रडार सिस्टम कोई नई बात नहीं है। साल 2012 में पहली बार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या पासदाराने इस्लाम ने आधिकारिक तौर पर इसे सबसे पहले दुनिया के सामने पेश किया था। गधीर रडार सिस्टम 1100 किलोमीटर यानी करीब 680 मील तक दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगा सकता है और लड़ाकू विमानों का पता लगाने के लिए इसकी रेंज 600 किलोमीटर है। रिपोर्ट्स बताती है कि ये सिस्टम स्टील्थ विमान, क्रूज मिसाइलों और यहां तक कि छोटे ड्रोनों को भी ट्रैक कर सकता है। ईरान के पूर्व रक्षा अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल फरजाद इस्माइली के अनुसार ये रडार सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के खिलाफ अच्छी तरह से खड़ा हो सकता है और एंटी रडार मिसाइलों द्वारा इसका पता लगाए जाने या नष्ट किए जाने की संभावना बेहद कम है, जो इसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ा देता है और इससे पता चलता है कि ये कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि लंबी दूरी से आने वाले खतरों को तो पहचान ही सकता है, साथ ही इसमें जैमिंग की क्षमता भी है जो ईरान को और गहरी सुरक्षा देता है। यह सिस्टम हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करता है, जिससे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन, यूएवी या अन्य हथियारों का पता लगाया जा सकता है। साथ ही ये गुप्त हथियारों को भी देख सकता है। लंबी दूरी पर आने वाले हमलावर विमानों, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए रडार ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे में एक जरूरी हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। वहीं कहा जा रहा है कि ईरान ने अलग अलग बॉर्डरों पर घातक हथियारों की तैनाती की है, लेकिन जिन भी जगहों पर ये हथियार तैनात किए गए हैं उनकी एक वजह है। ईरान के नॉर्थ वेस्ट में ऊंचे पहाड़ हैं जो दुश्मन के लिए कुदरती रुकावट या प्राकृतिक बाधा है और दुश्मन के विमानों के लिए निचले स्तर पर प्रवेश को ये जटिल बनाती है। जबकि फारस की खाड़ी का तट समुद्री यातायात के लिए एक चोक पॉइंट है और सैन्य गतिविधि के लिए एक हॉटस्पॉट भी है। ईरान के नजदीक B-2 बॉम्बरों की तैनाती के बाद ईरान ने अपने असला खानों यानी शस्त्रागारों को घातक हथियारों से भरना शुरू कर दिया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के प्रतिष्ठान सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे किसी भी देश के लिए एक रणनीतिक गणित को नया आकार दे सकते हैं। यानी इसके जरिए कोई भी मुल्क ये अंदाजा लगा सकता है कि ईरान अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की तैयारी में जुटा हुआ है। ईरानी मंत्रियों और फौज के उच्च अधिकारियों के बयान भी इसी ओर इशारा करते हैं कि ईरान दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए बेहद उत्साहित है। पश्चिमी एशिया में अमेरिका, ईरान और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। जहां एक ओर अमेरिका हूती विद्रोहियों पर बम बरसा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हूती विद्रोही भी हमले का न सिर्फ सामना कर रहे हैं बल्कि उनका जवाब भी दे रहे हैं। हाल ही में हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा लाल सागर में विमान वाहक युद्धपोतों पर भी हवाई हमले किए। ऐसे में कहा जा रहा है कि लड़ाई फिलहाल जल्द ही खत्म तो नहीं होगी। उधर अमेरिका ईरान में भी सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका अब अपनी सैन्य गतिविधियां इलाके में तेज कर देगा और ईरान के पड़ोसी मुल्कों में जो उनके सैन्य अड्डे हैं वहां पर घातक हथियारों की मौजूदगी बढ़ा देगा। लेकिन जानकार मानते हैं कि ये ईरान के लिए अपने दुश्मन से लड़ने और उन पर निर्णायक हमला करने का एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया में अमेरिका के कई मिलिट्री बेस हैं जो ईरान के हमसाया मुल्कों यानी पड़ोसी देशों में है। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग छेड़ता है तो ऐसे हालातों में ईरान सबसे पहले इन्हीं सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। इनमें से कुछ तो ऐसे बेस हैं जो ईरान की राजधानी तेहरान से महज 1000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हैं। इनमें से सबसे नजदीकी मिलिट्री बेस इराक में है जिसका नाम असद है और ये बेस तेहरान से महज 500 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा ईरान का दूसरा टारगेट कुवैत में आरिफजान मिलिट्री बेस हो सकता है जो तेहरान से तकरीबन 750 किलोमीटर की दूरी पर है। इनमें से अमेरिका का एक बेस बहरीन में भी है जो एक नेवल बेस है और तेहरान से ये बेस महज 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा तुर्की में भी अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है। अगर जंग के हालात बनते हैं तो ईरान
इन बेसों पर एक बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। हाल ही में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी ने अमेरिकी मिलिट्री बेसों को लेकर अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। उनके इस बयान का मतलब ये निकाला गया कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो जवाब में ईरानी फौज सबसे पहले इन्हीं बेसों पर हमला कर सकती है। कहा जा रहा है कि इन मिलिट्री बेसों पर अमेरिका ने पानी की तरह पैसा बहाया है और अड्डों पर जरूरी चीजों के आपूर्ति के लिए अमेरिका भारी भरकम खर्च भी करता है। ईरान अमेरिका पर सीधा हमला नहीं कर सकता। इसके दो कारण हैं। एक तो दोनों मुल्कों के बीच एक लंबी दूरी है और दूसरा कारण ये कि अगर सीधा हमला हुआ तो ये एक खुली जंग हो जाएगी जो जाहिर तौर पर एक खतरनाक युद्ध होगा। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान इन बेसों पर हमला करके अमेरिका को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। जानकार मानते हैं कि इससे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी गतिविधियां कम हो सकती हैं। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी ने अमेरिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा भी था कि ईरान की जवाबी कार्रवाई तेज, विनाशकारी और बेहद खतरनाक होगी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त इस्लामी क्रांति के नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनी का आदेश जारी होगा उसी वक्त हमारी ताकत की बाढ़ दुश्मन पर कम से कम समय में बरसेगी। उन्होंने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या धमकी को स्वीकार कतई नहीं करेंगे।